हेलो भाई, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ अंजलि सिंह, कॉमर्स स्टडी सेंटर से। और हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट, जो कि है हमने पढ़ा था इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, और फिर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स का, और उसके रीजन क्या है। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर दी। अभी हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और इस चैप्टर या इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो दो ब्रांच है इकोनॉमिक्स के, वो क्या होते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है तुम्हारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को। तो ये कुछ पार्ट हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। ओके, अभी हमने ये देखा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये पढ़ते हैं पहले। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जहां पे इट डील्स विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम and how they are actually solved। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, मेरे पास अभी क्या है, कितने पैसे हैं मेरे पास, ये है पॉजिटिव इकोनॉमी। जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी, ठीक है। और जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो होना चाहिए, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी। मेरे बैंक अकाउंट में अभी 5,000 रुपए पड़े हैं, ठीक है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए पड़े होने चाहिए, और मेरे बैंक अकाउंट में है, तो वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमी कहलाएगी। मेरे बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए होने चाहिए, तो ये क्या है, होना चाहिए, है नहीं, तो ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमी, ठीक है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होता है पता चला। तो पॉजिटिव इकोनॉमी कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। क्या हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मेरा बैंक स्लिप ले आओ, पता चल जाएगा, ठीक है। क्या नॉर्मेटिव इकोनॉमी पता कर सकते हैं, वेरीफाई किया जा सकता है? नहीं वेरीफाई किया जा सकता, क्योंकि ये तो जो होना चाहिए, फ्यूचर में क्या होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए था, तो ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। कोई भी डाटा नहीं है जिसको वेरीफाई किया जा सके। जो चीज हुई ही नहीं है उसको वेरीफाई कभी नहीं किया जा सकता, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमी, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट पे आती है इंडिया पॉपुलेशन में। क्या इसको फैक्ट के बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं? ऑब्वियसली वी कैन चेक कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। लेकिन वही बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन, इंडिया की पॉपुलेशन और कम होनी चाहिए थी। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम होनी चाहिए थी। क्या इसको हम किसी भी फैक्ट से चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो यह है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। दूसरा, न्यूट्रल बिटवीन एंड गिव वैल्यू जजमेंट। तो पॉजिटिव इकोनॉमी में क्या होता है कि ये न्यूट्रल रहते हैं, इनकी जो भी फैक्ट्स के बेसिस पे जो भी रिजल्ट निकल के आता है, इसमें क्या है, न्यूट्रल रहते हैं, हम कोई भी जजमेंट पास नहीं करते। वही नॉर्मेटिव इकोनॉमी में वी पास जजमेंट, ऐसा होना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग, इट शुड बी डन लाइक दैट। तो ये सब क्या है, जजमेंट पास करता है। अगर एक एग्जाम्पल की बात लूं तो प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। इंडियन इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्या हम ये फैक्ट के बेसिस पे चेक कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, फैक्ट के बेसिस पे ये सच भी है, ठीक है, और ये एक्चुअल डाटा से वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो ये सारे क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमी। वही
इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। इंडिया को स्टेप लेना चाहिए इस राइजिंग प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी का सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि पॉजिटिव इकोनॉमी एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। वही नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या होना चाहिए था, क्या आगे कर सकते हैं, ये सारा चीजें तुम्हारे नॉर्मेटिव इकोनॉमी में आती है। अभी हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स के दो क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। अभी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका मीनिंग सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो वर्ड से हमको क्या पता चलता है, छोटा, ठीक है। माइक्रो मीन्स छोटा एंड उसी का उल्टा मैक्रो मीन्स बड़ा। तो माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, और मैक्रो मीन्स क्या होगा फिर, बड़ा, ठीक है। मैक्रो मीन्स बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑन एंड ऑफ एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल यूनिट मतलब भाई इकोनॉमिक्स ना बहुत बड़ा है, इकोनॉमी बहुत बड़ा है, पूरे इंडिया का इकोनॉमी है, यूएस इकोनॉमी है, चाइना इकोनॉमी है, इंटरनेशनल इकोनॉमी है। तो ये सारी इकोनॉमी है, लेकिन हम किसको स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी कर रहे हैं। एक यूनिट को, एक इंसान के डिमांड को स्टडी करना, एक इंसान या एक प्रोड्यूसर के सप्लाई को स्टडी करना क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। तो क्या स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट मीन्स बहुत सारे लोगों की बिहेवियर एक साथ स्टडी करता है। एग्रीगेट मतलब बहुत सारे लोगों की एक साथ जब हम स्टडी करते हैं, पूरे इंडियन इकोनॉमी की एक साथ जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट पे आए तो क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं डिमांड और सप्लाई, इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल की सप्लाई, ठीक है। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सबकी डिमांड, और इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं हमारी मतलब पूरे इंडिया की पॉपुलेशन, उन सबकी सप्लाई हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइन प्राइस एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी करते हैं हम लोग, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। बाजार में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, मार्केट में किसी भी जो हम कमोडिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्राइस कैसे तय होता है मार्केट में, ये मेन ऑब्जेक्टिव है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का। और दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करते वक्त क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, ये सारा चीज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। वही अगर मैक्रो की बात करूं तो हम क्या पढ़ेंगे, नेशनल इनकम पढ़ेंगे, पूरे इंडिया में कितनी इनकम जनरेट हो रही है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इंडिया में कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितनी है इंडिया में, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को और भी कुछ बोला जाता होगा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ओके,
अभी डिग्री ऑफ एग्रीगेट कि कहाँ तक डिग्री होता है एग्रीगेट का, तो वहां पे अगर हम बात करें तो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेट, बहुत ज्यादा वास्ट कोई भी चीज नहीं गिनी जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट डिमांड तक हम जाते हैं सिर्फ, वो भी कैसे, इंडिविजुअल डिमांड को प्लस करके। ओके, अगर मैं नेक्स्ट में आऊं हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेट, हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेट मीन्स बहुत ज्यादा हम वास्ट स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सॉरी। तो ये कुछ डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। अभी हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अभी सेंट्रल ऑफ इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या होता है? सेंट्रल ऑफ इकोनॉमी प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी 3 तरह की होती है। सबसे पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये है सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है ये। अभी सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स कि इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, हम इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके चॉइस को रिलेटेड, इससे चॉइस से रिलेटेड होता है व्हाट टू प्रोड्यूस का हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड एट व्हाट क्वांटिटी, कि हमको तो पहले ये तय करना है कि कौन सा गुड या कौन सा सर्विसेज मुझे प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहला क्या है, इसमें सिलेक्शन 2 चीज का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज कौन सा प्रोड्यूस करना है? क्या मेरे को कंजम्पशन गुड प्रोड्यूस करना है, या मुझे इन्वेस्टमेंट गुड्स प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है, या मुझे तुम्हारे वॉर से रिलेटेड गुड प्रोड्यूस करना है, या मुझे क्या क्लोथिंग से रिलेटेड गुड प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि तय करना हमको प्रोड्यूस क्या करना है इकोनॉमी में, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना हमको सबसे पहले तय करना होता है कि कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज मैं प्रोड्यूस करना चाहूंगी। कंजम्पशन गुड जो कि कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए बना देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कपड़े हो गए, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सारी चीजें जो कि हम क्या करते हैं, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा कैपिटल गुड क्या होता है? कैपिटल गुड वो गुड होते हैं जो कि हम फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मशीनरीज हो गया, तो मशीनरीज क्या है, हम किस लिए बनाते हैं, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। दूसरा वॉर रिलेटेड गुड बनाना है मेरे को, या मेरे को नेसेसिटी गुड बनाना है, तो ये सब के बीच में हमको पहले सेलेक्ट करना था कि कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है। सबसे पहला सिलेक्शन हो गया। इसी में दूसरा पॉइंट क्या आता है कि कौन सी क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में मैं गुड्स को प्रोड्यूस करूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं दोनों गुड बनाऊंगी, वॉर रिलेटेड गुड्स भी बनाऊंगी एंड नेसेसिटी गुड्स भी प्रोड्यूस करूंगी, दोनों गुड्स प्रोड्यूस करूंगी। तो दोनों गुड अनलिमिटेडली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो मुझे तय करना पड़ेगा कि कौन सा गुड्स ज्यादा रखना चाहूंगी मैं और कौन सा गुड्स कम रखना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे गन का और बटर का, ठीक है। मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उससे मैं मान लो 20 गुड प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो गन का 10, बटर का 10, ठीक है, या गन 15 प्रोड्यूस करूं, बटर कितने प्रोड्यूस करूंगी, फिर मैं 5 प्रोड्यूस करूंगी,
या मैं गन पूरे 20 के 20 गन प्रोड्यूस कर दूं और 0 बटर प्रोड्यूस करूं, ठीक है। तो मुझे क्या तय करनी है, क्वांटिटी तय करनी है कि मैं कितना प्रोड्यूस करना चाहूंगी मेरे गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज से। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करें हम। तो इसमें 2 टेक्निक इस्तेमाल होती है। हाउ टू प्रोड्यूस में 2 टेक्निक इस्तेमाल होती है। सबसे पहली टेक्निक होती है लेबर इंटेंसिव और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जब हम प्रोडक्शन करते हैं ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करके और कम कैपिटल का इस्तेमाल करके। मींस मैं लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करूंगी और कैपिटल मशीनरीज वगैरह का इस्तेमाल कम करूंगी। इसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं। 2 चीज की जरूरत होती है, हमको लेबर की भी जरूरत होती है और हमको कैपिटल मतलब मशीन वगैरह की भी जरूरत होती है प्रोडक्शन करते हुए। तो मैं दोनों चूज करूंगी कि मैं क्या ज्यादा रखना चाहती हूँ, लेबर ज्यादा रखना चाहती हूँ प्रोडक्शन प्रोसेस में या कैपिटल ज्यादा रखना चाहती हूँ, कौन सा मुझे चीपर पड़ेगा। तो लेबर इंटेंसिव अगर मैं चूज करती हूँ तो उसमें क्या है, लेबर ज्यादा रहेंगे, कैपिटल कम रहेगा। अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चूज करती हूँ तो लेबर कम रहेगा, मैं कम से कम लेबर इस्तेमाल करूंगी लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या इस्तेमाल करूंगी, कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा करूंगी। ठीक है। नेक्स्ट चॉइस या नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी आती है फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रही हूं मैं ये सारे सामान। क्या हमारी पूरी इकोनॉमी में जो हमारी नेशनल इनकम है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है कि नहीं? अभी तो जो बहुत ज्यादा अमीर है उनके लिए डिफरेंट गुड प्रोड्यूस किए जाते हैं और जो बहुत ज्यादा गरीब है उनके लिए डिफरेंट गुड प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो आई हैव टू चूज कि कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मुझे प्रोड्यूस करना है। ठीक है। ये होता है 3 इकोनॉमिक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी एक चीज आती है वो तुम्हारी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये टॉपिक खत्म होने के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर वन। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल देती हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मान लो एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है और यहाँ पे तुम उगा सकते हो 20 क्विंटल वीट उगा सकते हो। ठीक है, 20 क्विंटल वीट उगा सकते हैं या 10 क्विंटल राइस उगा सकते हैं। ठीक है, या 25 क्विंटल मान लो, सॉरी 25 क्विंटल बाजरा उगा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने कोई भी एक ऑप्शन चूज किया तो बाकी के ऑप्शंस मेरे लिए क्या हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाते हैं। ऐसे कॉस्ट जो कि मैंने क्या किया, गवा दिया। ठीक है, मान लो इस पीस ऑफ लैंड पे मैंने सोचा कि मैं सिर्फ बाजरा उगाऊंगी, तो वीट और राइस मेरे लिए क्या हो गया है, अपॉर्चुनिटी जो कि मैंने खो दी। फॉरगॉन मतलब खो देना। समझ में आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हम फॉरगॉन कर देते हैं या खो देते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अभी मुझे लग रहा है कि ये वीडियो हो रहा है थोड़ा लंबा, तो आगे जो हम पीपीसी पढ़ने वाले हैं और कि अटेनेबल क्या होता है या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ठीक है, और पीपीसी शिफ्ट कैसे होता है, पीपीसी में चेंजेस कैसे आते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज डू कमेंट एंड थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।